नमस्कार। 5 जनवरी के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। और आज की हमारी इस पेशकश में जब मैं विषय की शुरुआत करूंगा तो शुरुआत एक छोटे से सोशल मीडिया पर घूमते एक मैसेज से। जैसे रोटी जली तो रसोइये ने कहा तवा बदल दो, रोटी फिर जली, रसोइये ने कहा आटा बदल दो, रोटी फिर जली, रसोई ने कहा पानी बदल दो, चूल्हा बदल दो, रोटी फिर जलती रही, किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कहने की कि रसोईया बदल दो। मुझे लगता है बहुत से लोग इस बात से, इस छोटे से सोशल मीडिया पर घूमते मैसेज से कांग्रेस के भीतर क्या कुछ हो रहा है ये सब शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे, अनुमान लगा रहे होंगे। लेकिन सच यही है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद 100 साल पुरानी इस पार्टी का क्या हाल होने वाला है और कैसे किस तरह के सिर फुटप्पल शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। गुटबाजी, और गुटबाजी भी कोई नए नहीं, बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेता आपस में भिड़े पड़े हैं। और सबसे बढ़िया कपिल सिब्बल का बयान जो उन्होंने सीधे कह दिया रसोइये वाली बात कि इस बार रसोइया बदल दीजिए, यानी कांग्रेस में सबकी पार्टी कहिए, इसको घर की पार्टी ना कहिए। सोनिया और राहुल गांधी को छोड़ के किसी दूसरे को भी पार्टी की कमान संभालने का मौका दीजिए, तो उल्टे मल्लिकार्जुन खड़गे उन पर ही पिल पड़े कि रसोइये को हटाने की बात की कैसे, और उनके बारे में बहुत कुछ कहा। कपिल सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता नहीं हो सकते, क्योंकि किस गांव में गए, कौन से जिले में गए, कौन से स्टेट में घूमे, कहाँ कहाँ काम किए। देखो, बैठे जगह एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, जमीन पे जाना अलग होता है। लेकिन अब जरा देखें, मनीष तिवारी भी लगभग इसी समय पर आम आदमी पार्टी का एक इनविटेशन, जो कि आज भगवंत मान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण का था, उसे वो ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया, आम आदमी पार्टी वाले सम्मान दे रहे हैं। ये मनीष तिवारी की शिकायत। और ये मनीष तिवारी वो हैं जो कभी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे और अब अलग थलग पड़े हैं। G23 के नेताओं के सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस ने G23 की शुरुआत कांग्रेस में कहां से हुई? साल 2020 में सोनिया गांधी को इन सब नेताओं ने मिलकर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। अब जरा इन लोगों के नाम भी सुन लेते हैं। इनके नाम हैं आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, मुकुल वासनिक, अरविंदर सिंह लवली, राजेंद्र कौर भट्टल, एम वीरप्पा मोइली, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे तमाम पुराने नाम हैं। हालांकि उसमें बहुत मुखर होकर बोलने वाले कम हैं, फिर भी इन सब लोगों ने मिलकर एक पत्र लिखा था, पार्टी में बदलाव की मांग की। लेकिन अब क्या हाल है? विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, कांग्रेस की स्थिति क्या है? राहुल गांधी की कोर टीम के लोग, जिसे कांग्रेस का भविष्य का एक चेहरा, कांग्रेस का भविष्य माना जाता था, उस कोर टीम में से 3 तो इस समय है नहीं, और जो हैं वो अलग थलग पड़े हैं। सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा बिल्कुल निष्क्रिय, मनीष तिवारी ने आज ही शिकायत की। तो क्या कांग्रेस का हाल हो चला? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं परिचय सबसे पहले उनका कर रहा हूं। मनोज वर्मा जी संसद टीवी में हैं और हमारे साथ इस विषय पर बीजेपी की राजनीति को और कांग्रेस की राजनीति को अरसे से इन्होंने अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से, रिपोर्टाज के माध्यम से अच्छा खासा बहुत करीब से देखा। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजनीति में इनकी अच्छी खासी दखल है। और हम जिन नेताओं की बात कर रहे हैं और जिन चुनावों की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा चुनाव तो उत्तर प्रदेश का ही था। और मज़े की बात देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार लगभग इस बात को समझेंगे कि 100 साल पुरानी पार्टी और इन 5 राज्यों के चुनाव में 100 विधायक भी नहीं जितवा पाई। ये भी देखिए, 5 राज्यों में क्या हाल है वो अलग से बताऊंगा। संसद में 100 का आंकड़ा पार्टी को लिए 2014 के बाद से हालत खराब है। तो ये ऐसी पार्टी। फिर मणिपुर में 5 हैं। उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य था, वहां सिर्फ 2, और फिर 18, 17 इस तरह का आंकड़ा करके आप मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में तो आ गए। लेकिन 4 राज्यों में आपकी हालत खराब। पंजाब में तो बिल्कुल ही आप इस स्थिति में आ गए कि आम आदमी पार्टी, ये वो आम आदमी पार्टी जिसे कांग्रेस ने सहयोग देकर दिल्ली में खड़ा किया और उसको सरकार चलाने के लिए कुछ दिनों का मौका दिया, पर आज उसी आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल पंजाब में सफाया कर दिया। तो पहला प्रश्न, ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास जरा आता हूं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और हम जानते थे इतने साल राज भी किया, कैसे धीरे धीरे इस हाल में आती चली गई? तो प्रश्न जब मन में आता है वो 3 तरह से है। क्या कांग्रेस के विपक्षी दल, जिनमें बीजेपी आज सबसे बड़ी है, सत्तारूढ़ है, क्या ये मजबूत होते गए इसलिए कांग्रेस का यह पतन हुआ? या क्षेत्रीय दलों के मामले में कांग्रेस का कुछ ज्यादा चलता नहीं इसलिए कांग्रेस की यह हालत होती चली गई? या फिर तीसरा प्रश्न कि कांग्रेस के अपने अंदर भी कुछ बातें हैं
कुछ आत्मनिरीक्षण न करने की एक प्रवृत्ति है, कुछ वाहवाही दरबारी जो कला है वो कांग्रेस के अंदर इतनी भारी रूप से दिखाई देती है कि जीते इसके बार बार कहने के बाद भी कहीं कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। आप 5 प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले लेते हैं, अपने पर चर्चा नहीं होने देते। ये बड़ा सवाल, क्या कारण है? बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कांग्रेस की स्थिति को लेकर। देखिए राज जी, मेरे दिमाग में 3 बातें आती हैं जो मैं सोचता हूं कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नियत है और ना नीति है। जब ये 3 चीजें ही नहीं हैं तो कांग्रेस किससे लड़ेगी? कांग्रेस कैसे जीतेगी? नेताओं के नाम पर ऐसे नेता हैं जो बार बार कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम करते हैं। किसी पार्टी में नेता की इज्जत तब होती है जब वो चुनाव जितवाऊ नेता होता है। पहले सोनिया जी चुनाव लड़वाती थी, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, कांग्रेस ने नारा लगाया कांग्रेस बचाओ राहुल गांधी लाओ। फिर राहुल जी आए, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, कांग्रेस के लोगों ने नारा लगाया कि कांग्रेस बचाओ प्रियंका गांधी लेके आओ। अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गई। तो गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस की ताकत भी है और कमजोरी भी है। इसलिए गांधी परिवार पे वहां सवाल कोई नहीं उठाएगा, और जो सवाल उठाएगा तो उसका हाल चचा सीताराम केसरी की तरह होगा। उसके हम गवाह हैं कि चचा सीताराम केसरी ने जिस तरह कांग्रेस को लेकर कुछ सवाल उठाए थे और उन्हें धक्के मार के कांग्रेस मुख्यालय से बाहर किया गया था, तो कांग्रेस में जो भी सवाल गांधी परिवार को लेकर, उसकी कार्यशैली को लेकर उठाएगा तो उसका हाल ऐसा ही होगा जैसे पहले केसरी का हुआ था और अब सिब्बल साहब का हो रहा है। ये तो बात इसकी रही। मुझे जो चिंता होती है कांग्रेस को देख के, वो इसलिए होती है कि देश की ये पार्टी अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं, कई बार कांग्रेस टूटी है। कांग्रेस ओ बनी, कांग्रेस एस बनी, कांग्रेस आई बनी, कांग्रेस तमाम तरह की कांग्रेस पार्टी बनती चली गई। आज हालत ये हो गई है कि राज्यों में कांग्रेस चौथे, 5वें, 6ठे नंबर की पार्टी बन गई है और कहीं तो कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी की नाक के नीचे दिल्ली में कांग्रेस का एक विधायक नहीं है, कांग्रेस का एक सांसद नहीं है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस की आज हालत कहां पहुंच गई है, कांग्रेस कहां खड़ी है। जी राज जी। आपने ठीक कहा, लेकिन आपने भी जो बात कही लगभग वो मेरे जैसी ही थी। मैंने जब शुरू किया तो लगभग 4-5 मिनट, जितना भी समय तो नहीं गिना, कांग्रेस की कमियां ही कमियां मैंने गिनाई हैं। आपने भी जो कहा लगभग ऐसा ही लग रहा है कि नियत नहीं है, नेता नहीं है, चेहरा नहीं है, और कोई इस समय कोई उनका लक्ष्य, कोई एजेंडा ऐसा नहीं दिख रहा जो जनता को भी समझ में आ जाए। इसलिए चुनाव में हार हुई। और कांग्रेस की आलोचना इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि आज कांग्रेस इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस दुर्गति को प्राप्त हुई है। जी राज जी, कोई भी पार्टी तब बढ़ती है जब उसका नेता अच्छा नेतृत्व देने वाला हो। कोई पार्टी तब मजबूत होती है जब उसकी नीति स्पष्ट हो। कोई पार्टी तब अच्छी होती है, मजबूत होती है, जीतती है जब उसकी नीयत अच्छी हो। तो कांग्रेस में ना नेता अच्छा इस समय है, ना नीति कोई है, ना नियत है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। आपने ठीक कहा मनोज जी, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं भी लगभग उसी लाइन पर था। पर मैं इसके बाद यही जानना चाह रहा हूं, अभी हर्षवर्धन जी के पास जो मेरा पहला प्रश्न है। हर्षवर्धन जी, राजनीतिक पार्टी होने के अपने एक गुण होते हैं, एक डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेटिक सेटअप अपने यहाँ है भी। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होती है और उसी तरह से पार्टी भी चला करती हैं और सरकारें भी चला करती हैं। कांग्रेस के अंदर अभी इस राजनीतिक पार्टी होने के, यानी एक जनता से एक टच होने का भी एक होता है। आप ऐसे कौन से विषय पर बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हो सकते हैं? आप ऐसे किन विषयों पर बात करते हैं जो देश समाज के हित के होते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, उनको समझ भी आते हैं, या फिर हवा हवाई? तो मुझे समझना यह है हर्षवर्धन जी, कांग्रेस के तमाम क्या इन राजनीतिक पार्टी होने के गुणों को छोड़ चुकी है? क्या कोई ऐसा गुण बचा है जिसे हम देख करके कह सकते हैं कि नहीं, ये पार्टी अब रिवाइव होने वाली है, इसका कुछ हो सकता है? देखिए राजेश, सबसे बड़ा कांग्रेस का संकट ये है कि वो राजनैतिक दल के तौर पर व्यवहार नहीं कर रही है। और जब हम ये कहते हैं कि जो मनोज जी ने भी कहा कि नेता, नीति, नियत, ये सब कुछ है क्या, लेकिन ये सब चलता किसके इर्द गिर्द है? ये सब चलता इर्द गिर्द है उस नेता के जो किसी भी राजनीतिक दल को आगे लेके जाता है, या उस कार्यकर्ता के जो नेता के पीछे खड़ा होता है और कहता है कोई बात नहीं, आप हैं, हम खड़े हैं, हम आप मिलकर पार्टी को आगे बढ़ा देंगे।
और जब ये होता हुआ दिखता है मजबूती से, तो फिर जनता जुड़ती है, उसको लगता है कि हाँ देखिए ये मजबूती से बात कह रहे हैं, इनकी बात में कुछ दम है, और जनता सुनना शुरू कर देती है। लेकिन ये किसी नई पार्टी के संदर्भ में हो सकता है। एक पार्टी जो देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही हो, उसके क्या काम रहे, उसने सत्ता में रहते हुए क्या कुछ किया, और उसकी अभी की जो पीढ़ी है, अभी का जो नेतृत्व है वो क्या कर रहा है, ये सब जनता का आजमाया हुआ है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी पर जनता का भरोसा उस निचले स्तर तक जा चुका है जहां से ऊपर आना लगभग असंभव दिख रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मान लीजिए कि पहले की किसी पार्टी की गलतियां रही हो, बहुत कुछ बुरा किया हो, ना अच्छा रहा हो, जनता को गरीबी से मुक्त नहीं कर पाए, जनता के लिए अच्छी योजनाएं नहीं दे पाए, 1 रुपए में 85 पैसा कमीशन खोरी में चला जाता था, दलालों का वर्चस्व था, परिवारवाद था, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जो नया नेतृत्व होता है वो कहता है कि नहीं देखिए अब हम हैं, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि इस पार्टी को हम आगे लेके चलेंगे। तो सामने चेहरा आ जाता है राहुल गांधी जी का। अब ऐसा इंटरवल पॉलिटिक्स करने वाला नेता भारत की राजनीति में तो नहीं हुआ कि वो जब कहें कि जब सबसे महत्वपूर्ण समय होगा तो पता नहीं कहां चले जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पर लाइन में लगी हुई उनकी कोई पिक्चर आ जाती है। फिर एक और इंटरवल पॉलिटिशियन कांग्रेस ने दिया, प्रियंका गांधी। जब राहुल गांधी उनको कह के जाते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं लखनऊ में, पता चला शीला कौल जी का घर और रंगाई पुताई होने लगी, हवाई नेता नहीं चलेंगे, ये दोनों भाई बहन ने कहा लखनऊ में जाकर, और दोनों हवाई हो गए। तो आपके कहे और आपके किए, उसका इतना बड़ा अंतर हो गया कि जनता को लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, ये सीरियस पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे हैं। और अगर एक बार आप अपने काम के साथ मजाक करते हुए, यानी जब लोगों की नजर में स्थापित हो जाते हैं, तो आप भले उसके बाद लाख कोशिश करें कि अरे नहीं नहीं अब तो हम ठीक से हो गए हैं, वो भरोसा लौटाना असंभव होता है। तो पुराने कर्म वो भरोसा नहीं दिला पाए, नए जो हैं वो भी भरोसा नहीं दिला पाए, तो न्यूनतम स्तर पर कांग्रेस चली गई है। इसलिए लगता है कि अब लौटना इसका असंभव है। ये राजनीति में मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहीं भी वापस आती नहीं दिखती, उसकी जगह कोई और ले लेता है। ऐसे कई लोग मुझे कहते हैं, मुझे भी कई बार समझ में आता है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस खत्म नहीं होती, वो रूपांतरित होती है। वो कहीं कहीं क्षेत्रीय दलों में वहाँ के लोग छोड़ के जाते हैं। आप बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो, आप कई जगह देख सकते हैं इसके अलग अलग रूप। लेकिन एक जो मैंने 3 प्रश्न शुरू में किए थे वो ये कि कांग्रेस की ये हालत अपने कारणों से है, बीजेपी के मजबूत होने के कारण से है, या क्षेत्रीय दलों के उभार को वो रोक नहीं पाई, उसके अपने क्षेत्रीय कारक होते हैं। तो कांग्रेस शायद कभी कभी जनता से जुड़े मुद्दे भी उठाना भूल जाती है, इसलिए छोटे छोटे रीजन्स में भी उसकी चल नहीं रही। इतना तो समझ में आया कि उसके अपने अंदर कुछ कमियां। ये इंटरवल पॉलिटिशियन जो आपने कहा, ये भी एक बड़ा अच्छा टर्म है कि जब भी सही मौका होता है, जहां जरूरत होती है वहां एक इंटरवल सा आ जाता है, बीच में रिक्तता आ जाती है, तो कार्यकर्ता भी सोचते हैं, छोटे नेता भी सोचते हैं कि बड़ा नेता कहा गया तो दिशाहीन होने की एक स्थिति आ जाती है। लेकिन मुझे पीछे लगा कि जब आप नरसिम्हा राव की सरकार थी और सीताराम केसरी के साथ जो कुछ हुआ, वहां से हमने लगभग 3-4 साल, फिर अटल जी की सरकार आ गई, लेकिन 2014 से लेकर 14 तक 10 साल जब कांग्रेस की सरकार चली, तो भी उसी समय पार्टी की कमान इन्हीं लोगों के हाथ में थी। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब खुशी की लहर होती थी कि भाई ये आए तो सत्ता वापस आई, इनको एक बहुत बड़ा नेता के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, या कहें कि लोग उनको मानने लगे। तो ये अचानक 14 के बाद से, या 14 से कुछ पहले मैं कह लूं, ऐसा क्या बदलाव हुआ कि ये उस समय 2004 से तो कारगर हो रहे थे, 14 के बाद से ये कारगर होना बंद हो गए? इनका वो जादू, इनकी सोच समझ, या क्या वो क्या चीजें थी जिसने इनको इस स्तर पे लाके रखा है? मनोज जी। जी, थोड़ा सा मैं यहाँ एक बात कहूं, और ये मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं, आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर 4 से 14 कोई इनकी चमक नहीं बढ़ गई। अच्छा, 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ सकी। उस समय के लिहाज से लोगों को समझ में नहीं आया, लगा कि शाइनिंग इंडिया, और चूंकि जो देश के सोचने का एक तरीका था, जिस सोशलिस्ट तरीके से, कम्युनिस्ट तरीके से लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता था कि उसमें चमकती हुई चीज भी बुराई बताई जाती थी। तब का समय होता तो राहुल गांधी ये अंबानी अडानी की सरकार है, चौकीदार चोर है, सूट बूट की सरकार है, ये सब चला ले जाते। लेकिन आज के समय में सब लोगों को पता है,
और उस वक्त शाइनिंग इंडिया भले वो नहीं चला, उसके बाद अटल जी की सरकार चली गई, लेकिन आज सब ये मानते हैं कि सारे वो जो फाउंडेशंस थी उसकी वजह से 2004 से 8 की सरकार चली, और 8 से 9 बहुत खराब सरकार चली, सिर्फ कर्ज माफी की वजह से 2009 में फिर से आ गई। लेकिन एक और बड़ी चीज थी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत नेतृत्व तो नहीं था, और ये कहते हुए मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है कि भारतीय राजनीति के शलाका पुरुषों में से एक आडवाणी जी ने समय से निर्णय नहीं लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोई मजबूत नेता सामने रखा होता, एक नया चेहरा दिया होता, तो शायद 2009 में ही ये ध्वस्त हो जाता। और 2009 से 2014 तो ये सरकार चली ही नहीं, सिर्फ घोटाले हुए, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी का मजाक बनाया गया, अध्यादेश फाड़े गए, जाने क्या क्या हुआ। इस तरह का शर्मनाक तो दुनिया के किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हुआ नहीं। और देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने लिखा पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है। कब? जब कहा जा रहा था कि ये तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सरकार है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि 2004 से 14 तक कांग्रेस बड़े चमकीले, बड़े अच्छे उस स्थिति में थी, मुझे लगता है ये तथ्य के तौर पर गलत है। दूसरी जो बड़ी चीज है कि उस 2004 से 14 की सरकार में सोनिया गांधी की अगुवाई वाला जो एनएसी था, उस एनएसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, फाउंडेशंस में छेद कर दिया, सीलन हो गई। उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलें आई, जिसको ठीक करना बहुत कठिन काम था, और जिसका जिक्र रघुराम राजन भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताते नहीं हैं क्या आखिर हुआ क्या क्या था, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि फोन कॉल पे लोगों को कर्ज मिल गए, जो एनपीए सबसे ज्यादा बढ़ा। और इसीलिए 2014 के बाद जब सरकार आती है और 2016 में डिमोनेटाइजेशन होता है, उसका भी खूब जम के विरोध हुआ। लेकिन सच ये है कि आज अगर जितने फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड तक के मामले पकड़े जाना, वो सब अगर हो पाया तो उसकी बुनियाद में डिमोनेटाइजेशन था। मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि 2004 से 14 कांग्रेस बहुत मजबूत थी, कतई मजबूत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई, उसका लाभ उनको मिला। ठीक है, तो ये दो बातें। अब लगभग मेरा प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी तब तक वो चल पाए, और 14 के बाद जब मेरा ये सवाल होता है, तो मेरे सवाल का पहला हिस्सा ये भी था, क्या कांग्रेस अब कुछ सफलता उसको हाथ नहीं लग रही इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो गई? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे, एजेंडे, वो कांग्रेस से अगर उसकी तुलना करें तो वो जनता को अधिक समझ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियां क्या जनता को फोकस में रखकर बनाई जाती हैं? भ्रष्टाचार कभी, और ये आपने कहा कि सिर्फ इस 2004 से 14 नहीं, भ्रष्टाचार की तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जीप घोटाले से शुरू करते बात, या उससे पहले भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा बहुत कुछ होगा जो शायद हम अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो मनोज भाई, मेरा आपसे अब ये प्रश्न है, कांग्रेस के बारे में 2014 से 4 से 14 के बीच जो कांग्रेस थी, वो क्योंकि बीजेपी मजबूत नहीं थी, इसीलिए 14 के बाद जब आज मैंने पूछा आज कांग्रेस का यह हश्र क्यों है कि बीजेपी मजबूत हो गई, उसके एजेंडे, उसके जो भी नारे हैं, उसके जो भी वादे हैं, वो जिस तरह से नीतियों पर चल रही है, वो जनता को समझ में आने वाले हैं। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या कांग्रेस सही जनता के लिए जो जरूरी है, देश के लिए जरूरी, समाज के लिए, वो सब के बारे में चिंतन मनन करना भूल गई? एक जिम्मेदार विपक्ष की बजाय सिर्फ सरकार को घेरने के लिए कुछ भी एजेंडा, कुछ भी बहाना लेना, जैसा आपने वो अडानी की सरकार वाली बात कही, और कल मैं उस बात पे भी ध्यान दे रहा था कि एनआईए ने जो चार्जशीट मुंद्रा पोर्ट वाले मामले में ड्रग्स हॉल में जो फाइल की है, उसमें सीधा बताया है कि उसके तार जो है वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, जबकि यहां निशाना साधा जा रहा था मोदी सरकार पर, अडानी पर। तो मनोज भाई ये समझना, जी बताइए। राज भाई, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए चाहे मुद्दों की बात हो या पार्टी के मजबूत होने की बात हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बीजेपी चुनाव बीच में हारी, कांग्रेस पार्टी है। देखिए हर पार्टी चुनाव जीतती हारती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना जितना भी आधार बढ़ाया है, वो कांग्रेस से एक एक सीट छीनकर, उसकी जमीन छीनकर बढ़ाया है। अपने विचारों के आधार पर, अपनी नीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने संघर्ष करते हुए देखा, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमेशा हमने शासन करते हुए देखा। कांग्रेस पार्टी जब भी विपक्ष में रही है तो उसके एक नहीं कई कई टुकड़े हुए हैं। कभी शरद पवार जी अलग हो गए, कभी ममता जी अलग हो गई, कभी मूपनार साहब चले गए, कभी नारायण दत्त तिवारी जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो कांग्रेस जो बेसिकली रही, वो एक शासक वर्ग की पार्टी रही, जिसका संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का चाहे प्रथम परिवार का नेता हो या नीचे का नेता हो, वो संघर्ष नहीं कर पाता है। जहां तक मुद्दों की आपने बात कही, तो आप देखिए 2 सरकारें आज देश के सामने हैं।
एक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। अगर हम यूपीए सरकार की बात करें, सबसे पहले मैं कहूंगा भ्रष्टाचार का मुद्दा। मैंने नीयत का सवाल इसीलिए उठाया, कांग्रेस आज कुछ भ्रष्टाचार पे बोलती है तो उसका भरोसा कौन करेगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ अपने शासन में भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई थी। कांग्रेस अगर महंगाई की बात करती है तो कांग्रेस के समय में कितनी महंगाई थी, हर्षवर्धन जी ने आंकड़ों के साथ आपको बताया। और कांग्रेस अगर आज बात सांप्रदायिकता की करती है तो भगवा आतंकवाद सबसे पहले याद आता है। कांग्रेस जो इस देश के मूल मुद्दे हैं, कांग्रेस जो इस देश की जनता चाहती है, कांग्रेस उसके उलट जाती है। मैं अभी दी कश्मीर फाइल्स जो नई पिक्चर आई है, देश की जनता हैरान है कि कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ। लेकिन केरल कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, बालाकोट पे इंडियन एयरफोर्स घुस के आतंकवादियों को मारती है, लेकिन कांग्रेस के नेता उस पर सवाल उठाते। तो कहने का मतलब यह है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो इस देश की जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी उससे उलट खड़ी दिखती है। कांग्रेस मोदी विरोध में भारत विरोधी रुख अपना लेती है और यह सबसे बड़ी मुझे कमजोरी आज कांग्रेस की लगती है। दूसरी, परिवारवाद। कोई पार्टी में काम इसलिए करता है कि उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में किसे अवसर मिलेगा? पहले सोनिया जी अध्यक्ष, फिर उनके पुत्र राहुल गांधी जी अध्यक्ष और अब प्रियंका जी की मांग। तो कौन आगे बढ़ेगा ऐसे? तो पार्टी मजबूत होगी कैसे? बीजेपी में एक लोकतांत्रिक तरीका है, एक अध्यक्ष जाता है, दूसरा नया अध्यक्ष आता है। अगर पार्टी को मजबूत, इसीलिए मैंने 3 बातें कही थी, नेता, नीति और नियत। ये 3 पार्टी किसी के पास भी होती है, वो पार्टी मजबूत होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास नेता के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, मजबूत नेता हैं, दुनिया भर में उनका सम्मान है। इसके अलावा तमाम और भी नेता बीजेपी में हैं, जो मुझे लगता है कांग्रेस के कई नेताओं से बहुत मजबूत है। योगी जी नए उभर आए हैं, अमित शाह जी पहले से हैं, नड्डा जी पहले से हैं, ऐसे तमाम नेता हैं। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है बीजेपी में, जबकि कांग्रेस में दिखाई नहीं देती है। नियत के मामले में आज कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठाती है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा, आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं तो जनता भरोसा आपकी बात पे नहीं कर रही, क्योंकि जनता को यह भरोसा है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसके अकाउंट में सीधे पैसा भी आ रहा है। आज किसान के जनधन अकाउंट में सीधे पैसा जाता है, तो जनता को यह एहसास हो रहा है कि मेरा पैसा कोई कमीशन खोर, कोई दलाल नहीं खा रहा है, मेरा हक मुझको मिल रहा है। और कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि दिल्ली से चलता है पैसा, जनता तक पहुंचता ही नहीं है। देखिए, ये अंतर देश की जनता के सामने है। और जो पीढ़ीगत एक बदलाव हुआ है देश में, अगर हम आज की बात करें तो आज का नौजवान अपना मजबूत देश चाहता है, समाज में पारदर्शिता चाहता है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और उसे आज ये सब कुछ इस सरकार में मिल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई हमें दे रहा। ठीक है। मुझे लगता है कि समय भी अब लगभग हमारा पूरा हो चला और एक अंतिम रिमार्क्स मैं हर्षवर्धन जी से लूं। हर्षवर्धन जी, ऐसा क्या है कि कांग्रेस उसे अडॉप्ट करे और वापस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में तो कम से कम आ ही जाए? सत्ता में आने का तो शायद लगता नहीं, क्योंकि उसके लिए तो पूरा उसको बहुत आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन करके मूलभूत परिवर्तन भी करने होंगे। G23 भी जिसकी बात कुछ कुछ करता है, वो मानी जाएगी या नहीं जाएगी उसका मैं कह नहीं सकता हूं। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है अडॉप्ट कर ले तो थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश है? नहीं, एक तो ये कि मुझे लगता है कि G23 के साथ कोई सहानुभूति रखने का मसला है नहीं। ये भी सब खाए पिए अघाए नेता हैं, इनमें से किसी की स्थिति नहीं कि कहीं खड़े होकर कुछ कर सके, और इसीलिए ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर इनकी ताकत होती तो कोई निकल के कांग्रेस पार्टी बना लेता। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी पार्टी ही कमजोर है। तो इतने कमजोर नेतृत्व के बावजूद कोई विद्रोह नहीं करेगा, कोई नई पार्टी की बात नहीं करेगा, उन्हें आगे आना होगा। और कुछ नेता अगर जिनको सचमुच लगता है कि लड़ के वो भविष्य की राजनीति कर सकते हैं, उनको आगे लाना होगा। अगर ऐसा हो पाया तब तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस इसी दशा में चलती रहेगी। बहुत परिवर्तन मुझे नहीं दिखता। तो ये आपने सही कहा कि भविष्य की राजनीति कर सकने वाले नेता, उनमें से तो बताया कि एक वो कोर टीम बनी थी राहुल गांधी की, उसमें से 3 तो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, RPN गए, जितिन गए, और बच्चों का हाल हमने बताया। मनीष तिवारी किनारे हैं, मिलिंद देवड़ा किनारे हैं, सचिन पायलट की चर्चा गाहे बगाहे हो ही जाती है, वो भी मौका नहीं छोड़ते। बहरहाल कांग्रेस का क्या होगा और इस रसोइयों का क्या होगा जिससे हमने बात शुरू की थी, अभी हम कंक्लूड नहीं कर रहे। ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। आप दोनों इस पर मेरे साथ जुड़े और आपने अपने
बहुत ही मूल्यवान आपने बातें बताई और मुझे लगता है लोग भी समझेंगे, कांग्रेस के कुछ नेता भी इसको देखते होंगे तो ज़रूर समझेंगे क्या कुछ आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हमारे साथ 5 जनने के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।